एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा बहुत अच्छी इंसान थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और सुनिश्चित करती थी कि वो खुश रहें। अनामिका भी सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। रमेश खेतीबाड़ी करता था और अपना परिवार चलाता था। रमेश के काम में माँ शारदा और पत्नी अनामिका उसे मदद करती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा रमेश, गर्मी आ गई। गर्मी की वजह से सारे कुएं सूख गए हैं। ऐसे वक्त में तुम कैसे काम कर रहे हो? इतने दिनों से परिश्रम करके भी देखो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अपने लिए नौकरी देख लो, तभी सही रहेगा। हाल ही में एक किसान जिसका कृषि में नुकसान हुआ था, वो दुखी होकर आत्महत्या ही कर ली। हर दिन समाचार में ऐसी खबरें आजकल आ रही है, देखिए ना। बहुत हो गया, अब बंद करो। दूसरों के साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ भी होगा। खेती करने से रोक रहे हो, कैसे करना है ये नहीं बता रहे हो। अगर कोई तरकीब है तो बताओ जिसमें हम मिलके काम कर सकते हैं। इस बारे में बहुत पहले मैंने सोचा था, पर आपके डर से मैंने कुछ कहा नहीं। क्या सोचा था? क्या है बताओ अनामिका, डरो नहीं। मैं इन गर्मियों में फल बेच के व्यापार करना चाहती हूँ। फलों का व्यापार में कोई घाटा नहीं है और गर्मियों का मौसम है, हर कोई फल खरीद के खाना चाहता है, इसीलिए फलों का व्यापार कर सकते हैं हम। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा है। गर्मियों में लोग ताजा ताजा फल खरीद के खाते हैं, पर इस व्यापार के लिए तो हमें पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें उस बारे में भी सोचना होगा अनामिका। यही तो बात है, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर हम ये व्यापार करें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। मैं इस बारे में निश्चित हूँ। शारदा, अनामिका, रमेश तीनों मिलके व्यापार के बारे में सोचते हैं। काफी देर सोचने के बाद वो एक फैसले पे आते हैं। रमेश को लगता है ये व्यापार करना ठीक नहीं है। शारदा को भी लगता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए इस व्यापार को ना ही करना ठीक है। पर अनामिका इस तरह से नहीं सोचती है। मैं अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर पैसे ले आऊंगी और उसी पैसों से मैं व्यापार शुरू करूंगी। हमारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तुम ऐसे करोगी? बताओ। छोड़ो अनामिका, ये काम मत करो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कोई पत्नी नहीं चाहती अपने मंगलसूत्र को देना, लेकिन पति की खुशी के लिए कोई बात नहीं। अगर हम उसे गिरवे रख देते हैं तो जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए। अगर अच्छा व्यापार चल गया तो फिर से आप मेरे लिए एक नया मंगलसूत्र बनवा के ले आइएगा। ठीक है अनामिका, तुम भी चलो। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं। अगले दिन ही रमेश और अनामिका मिलके गिरवी रखने के लिए उसे ले जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर में ही एक सेठ जी की दुकान दिखी। वो बहुत ही भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। जो भी उनके दुकान पर आता था वो उन्हें कुछ उपहार देते थे और भोजन देते थे। अनामिका और रमेश भी उसी सेठ के दुकान जाते हैं। अजी, हमें कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए हम इस मंगलसूत्र को गिरवी रखना चाहते हैं। देखिए, आप मंगलसूत्र गिरवी दे रहे हैं, मैं आपकी परिस्थिति अच्छे से समझ सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। फिर उस व्यापारी ने मंगलसूत्र रख के उन्हें पैसे दे दिया और बाद में उपहार स्वरूप उन्हें स्ट्रॉबेरी दिया। देखिए, ये एक मायावी स्ट्रॉबेरी है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे हिमालय से लेकर आया था, क्योंकि अभी देने लायक मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिया। इसे लेके आप आराम से घर जाइए। मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी, जैसे ही मुझे पैसे मिल जाते हैं, पैसे देकर मैं मंगलसूत्र ले जाऊंगी। तब तक आप इसे संभाल के रखिएगा। अच्छा ठीक है। सेठ जी से पैसे लेके और साथ ही वो स्ट्रॉबेरी लेके रमेश और अनामिका लौट जाते हैं। फिर तीनों मिलके व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। अगले दिन से ही वो फलों का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। व्यापार शुरू करने के उपलक्ष्य में वो बहुत खुश थे, इसीलिए शारदा, रमेश और अनामिका सेठ जी के दिए उस स्ट्रॉबेरी को खाते हैं। खाने के बाद बचे हुए स्ट्रॉबेरीज को अनामिका अपने बगीचे में फेंक देती है। फिर वो वहाँ से आ जाते हैं। अगले दिन जब अनामिका अपने बागान में जाती है तो वहाँ पे उसे स्ट्रॉबेरी के पेड़ दिखते हैं। वो स्ट्रॉबेरी के ही पेड़ है, ये अनामिका को नहीं पता था। उसे लगा होगा कोई नया पेड़। वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उन पेड़ों में स्ट्रॉबेरी लगने शुरू होते हैं। ये देखकर शारदा, अनामिका, रमेश तीनों हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है,
हमारे बगीचे में स्ट्रॉबेरी बड़े हो रहे हैं। हाँ माँ, ये तो अजूबा ही है। हाँ जी, उस सेठ ने हमें स्ट्रॉबेरी दी थी ना, खाने के बाद जो बचे कुचे थे मैंने बगीचे में फेंक दिया था, वही सब बड़े हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ अनामिका, एक स्ट्रॉबेरी खा के हम देखते हैं। ऐसा सोचकर रमेश ने एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर खा लिया। वो बहुत स्वादिष्ट थे। अगले दिन वो स्ट्रॉबेरी अचानक से बड़े होने लगे। वो स्ट्रॉबेरीज देखने में बड़े बड़े आकार के हो गए। ये देखकर अनामिका और शारदा बहुत आश्चर्य हुए। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। वो खुशी से झूम उठे ये देखकर कि स्ट्रॉबेरी के आकार इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब फसल काटने का समय है। ये मायावी स्ट्रॉबेरी है। 10 दिनों में इतने बड़े बड़े आकार के हो गए हैं। अगर हम इन्हें बेचते हैं तो हमें बहुत मुनाफा होगा अनामिका। हाँ सासू माँ, ईश्वर ने खुद हमें रास्ता दिखाया है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो पाया अनामिका। सेठ के दिए हुए स्ट्रॉबेरी अगर तुम नहीं फेंकती तो ऐसा ना होता। हाँ बेटा, मैं भाग्यशाली हूँ तुम जैसी बहू पाके। उस दिन से अनामिका स्ट्रॉबेरी को साथ में लेके कुछ और नए फसल जमीन में लगाने लगी। वो फसल भी बहुत जल्दी बड़े हो गए। उन बड़े स्ट्रॉबेरीज को खरीदने के लिए दूसरे देशों से भी लोग आने लगे। अनामिका ने दोनों हाथों से पैसे कमाए। अनामिका देश की सबसे अमीर इंसानों में से एक हो गई। वो उस व्यापारी के पास जाके अपना मंगलसूत्र वापस ले ली। फिर वो सेठ जी को उस दिन स्ट्रॉबेरी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहा। फिर देखते ही देखते बंगला, गहने और वाहन भी खरीद लेती है अनामिका। अनामिका को करोड़पति होते देख रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। अपने पैसों से गरीबों और जरूरतमंदों को अनामिका मदद भी करती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि शारदा का बेटा रमेश राक्षस था। वो अपनी बातों से अपनी पत्नी, अपनी माँ को हमेशा तकलीफ पहुँचाया करता था। उस घर में अनामिका खुश नहीं थी। हमेशा उसे परेशानी रहती थी क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसीलिए खाने के लाले भी पड़े हुए थे। रमेश छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को थोड़ा पैसा देता था, पर वो 1 रुपए दे के 10 बातें सुनाया करता था। अनामिका आंसू पी के उसके सारे टॉर्चर को चुपचाप बर्दाश्त करती थी। तभी एक दिन एक भिखारी आता है उनके यहाँ। माँ, कुछ भिक्षा दे दो माँ, बहुत भला होगा, आप सभी को पुण्य मिलेगा। अरे हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है घर में। हम भी भूखे हैं, पिछले 2 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। अरे ऐसा है क्या? आपके पति कहाँ है? वो अभी नहीं है। अगर आप अभी यहीं पे खड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे पति ने अगर आपको देख लिया तो वो मुझ पर शक करने लगेंगे। आप यहाँ से चले जाइए। फिर तो तुम बहुत मुसीबत में हो, कैसे झेल रही हो इस परिस्थिति को? जब अनामिका भिखारी से बातें कर ही रही थी तब तक रमेश वहाँ आ जाता है। उस वक्त रमेश पूरे नशे की हालत में था। अनामिका को भिखारी से बात करते देख उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और तुरंत अनामिका के बालों को पकड़ के वो घिसटने लगा और जो मन में आया कहने लगा। क्या अब ये सब घर पे चल रहा है? कितने दिनों से ये सब हो रहा है? मेरे पीठ पीछे तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। अजी मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये तो भिक्षा मांगने आए थे। भिखारी भीख मांगता है और ना कहने पे चला जाता है, पर बात क्यों कर रहा था? और तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? अरे महाशय, उसे छोड़ दीजिए, वो तो मेरी बेटी जैसे है, उसे गलत ना समझे इस तरह से। ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, जो मर्जी आए मैं वो करूँगा। तुम क्यों बोल रहे हो? उसने कहा ना भीख नहीं है, तो जाओ अब यहाँ से। तुम जाओगे या धक्का मार के तुम्हें यहाँ से भगाओ? हाँ? अरे आप जाइए यहाँ से, कृपा करके आप जाइए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, माफ कर देना। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। भिखारी के जाने के बाद रमेश अनामिका को बहुत पीटता है। अनामिका के रोने के बावजूद उसे फर्क नहीं पड़ा। शारदा आके उसे रोकी, फिर भी वो नहीं रुका। मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए। अरे बेटा,
ऐसे बेचारी को मत मारो, मत मारो बेटा। ए, मुझे नहीं पता तुम मेरी माँ हो, हट जाओ। मैं इसे मरते दम तक मारूंगा, इस बीच में मत आओ, हट जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो, अब तुम छोड़ दो। बड़बड़ाओ नहीं, हटो। ऐसा कहकर रमेश ने शारदा को कस के एक थप्पड़ लगाया। शारदा जाके कुएं के पास गिरती है। अनामिका भाग के सासू माँ के पास जाती है। शारदा आंखें नहीं खोलती है। अनामिका जोर जोर से रोती है। जल्दी से एक गिलास पानी ले जाके अनामिका सासू माँ के मुंह पे छिड़कती है। पानी के छींटे से शारदा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। शारदा अनामिका एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। उन्हें देखकर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही दोपहर हो गया। दोपहर के वक्त शारदा और अनामिका को बहुत तेज भूख लग जाती है। तभी खिड़की से उस भिखारी की आवाज सुनाई देने लगती है। माँ, माँ, मैं वही भिखारी। अरे आप फिर आ गए। अगर मेरे पति ने देख लिया अब तो मेरी जान ही ले लेंगे। आप कृपया यहाँ से जल्दी चले जाइए। चिंता मत करो, वो शराब पी के शराब की दुकान में ही सो रहा है। मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आया हूँ, लो इसे खा के अपनी भूख मिटा लो। अनामिका और शारदा भिखारी के हाथ से वो खाना ले लेती है। शारदा उस पैकेट को खोलती है और पैकेट को खोल के उस खाने पर वो टूट पड़ती है। अनामिका भिखारी को देखकर उसे धन्यवाद कहती है। आपका बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। देखो माँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भवानी माता का एक मंदिर है। वहाँ जाके अपनी समस्या कहने पे सारी समस्या का समाधान होता है। वो देवी सबका कल्याण करती है। आप जाके वहाँ एक बार अपनी समस्या बताएं। निश्चित रूप से माँ आपका भला करेंगी। ठीक है, फिर तो मैं देवी माँ के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। शारदा अनामिका भिखारी के कहे हुए भवानी माता के मंदिर में जाने के बारे में सोचती है। उस रात रमेश फिर नशे की हालत में घर लौटता है और शारदा अनामिका को बहुत पीटता है। रमेश के इस दुर्व्यवहार की वजह से अनामिका रात भर रोती रहती है। अगले दिन ही सुबह सुबह अनामिका अपनी सासू माँ को साथ लेके देवी माँ के मंदिर चली जाती है। देवी माँ के पास जाके वो सारी समस्या कहती है। उसी समय अचानक से अनामिका बहुत उल्टियाँ करने लगती है। वहाँ एक पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला अनामिका का हाथ पकड़ के देखती है और कहती है कि अनामिका गर्भवती है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। शारदा भी बहुत आनंदित होती है। तभी उस पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगती है। अनामिका उस पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाने का सोचती है। एक ठेले में अनामिका उस महिला को सुला के खींच के ले जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद अनामिका को लगता है कि वो गर्भवती महिला कुछ कह रही है। जैसे ही अनामिका पलट के देखती है कि देवी माँ खड़ी है। माँ, आपको शत शत प्रणाम, मेरा जीवन धन्य हो गया। अनामिका, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। घर लौट के सुरक्षित रहो। देवी माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपनी सासू माँ को लेकर घर लौट जाती है। घर में सारे जरूरतों के सामान थे। शराब के मामले में पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए वो 3 महीनों के लिए जेल चला गया। जेल से लौटने के बाद रमेश ने अपनी पत्नी से माफी मांगी। पति में ऐसा बदलाव देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। गर्भवती अनामिका का शारदा और रमेश मिलके बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रमेश नौकरी करना शुरू कर देता है और शारदा अनामिका को बिना परेशान किए वो बहुत अच्छे से देखभाल करने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका एक संतान को जन्म देती है। तब से अपने पति और बच्चे को लेकर अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।